ठीक है। देखो जो रेगुलर चैप्टर चल रहा है, ऑनलाइन ले रहे हो क्या आप क्लास? ठीक है, रेगुलर जो चैप्टर चल रहा है वो तो चलने दो। ठीक है, आज अपन एक स्पेसिफिक अलग चैप्टर ले लेते हैं, 5th चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे आज में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को फैसिलिटेट मतलब सुविधाएं देने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें देखो 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। कौन कौन से, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन आवाज आ रही है? यस अविरल, आवाज आ रही है बेटा? ओके फाइन। देखो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को सपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, फंडिंग और नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है? एक तो आता है आरबीआई, सेबी, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद में आता है आईआरडीएआई। ठीक है, और एक आता है नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो फंडिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इसको फंडिंग करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में पढ़ना है, बाकी कुछ भी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, इनके ही कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हीं के बारे में सारी डिटेल पूछी जाएंगी। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो एक तो 2nd चैप्टर में आएंगे, और एक टर्मिनोलॉजीज में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, हाँ लास्ट वाले में। ठीक है, अब देखो यहाँ अंडरलाइन किए हैं अपन ने। अपने 2.5 घंटे की क्लास है, नॉर्मली 2 पार्ट में ले लेंगे, है ना? ठीक है, बीच में एक गैप ले लेंगे छोटा सा। फिर इसके बाद में देखो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जो कंट्री के एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम एंड क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, उसे अपन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कहते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ठीक है, एस्टेब्लिश्ड इन अप्रैल 1935। ठीक है, डेटें याद रखनी है इसके अंदर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो कब आया था? 1934। ठीक है, याद रखना एक्ट जो आया वो 34 के अंदर आया, स्टेब्लिश कब हुआ था? 35 के अंदर, क्योंकि पहले एक्ट बना और उस एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो एक्ट होता है उसी के अंडर क्या काम करता है पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक वर्किंग अपने फंक्शंस को प्ले करता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 के अंदर। इससे पहले ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में था। ठीक है, इसके बाद में इनिशियली स्टेब्लिश्ड इन कोलकाता। सबसे पहली जो ब्रांच लगी थी इसकी 1935 में, वो कहाँ थी? कलकत्ता के अंदर। और बाद में जाकर इसको शिफ्ट कर दिया था कहाँ पर? मुंबई के अंदर 1937 में। फिर इसके बाद में इसको गवर्न करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बात याद रखनी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहले क्या होता है, आरबीएससी बोर्ड जब था, ठीक है, आरबीएससी बोर्ड वाली जब बुक चला करती थी उसमें पूरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो दे रखा था। ठीक है, चार्ट। ठीक है, सबसे पहले आता है क्या? गवर्नर, फिर डिप्टी गवर्नर, फिर एग्जीक्यूटिव गवर्नर, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल जनरल मैनेजर, ऐसे कुछ। ठीक है, हाँ, इसी तरीके से कम से कम भी 12-13 ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये जो जितना भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा इसको अपॉइंट करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का। पूछा जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर जैसे बोल देगा हु अपॉइंट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, लिखा सकता है चेयरमैन ऑफ आरबीआई, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एनी अदर, नन ऑफ अबो, इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का रोल क्या है? सबसे पहला काम क्या है इसका? अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूट। अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूट का मतलब पूरी कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूट। दूसरी बात, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी असिस्टिंग द ग्रोथ। कंट्री के अंदर, ठीक है,
कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? आरबीआई। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला रोल है इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्रोलिंग द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी। कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब कंट्री के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनती है, कंट्री के अंदर क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनती है उसको अपन मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। जनरली दो तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, एक क्वांटिटेटिव ऑर्डर के अंदर, वैसे तो आगे आएगा, और दूसरी पॉलिसी बनाता है क्वालिटेटिव ऑर्डर में। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब जो डायरेक्ट क्वांटिटी को इफेक्ट करेगी। ठीक है, ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जिससे डायरेक्ट मनी की सप्लाई कम और ज्यादा होगी। ठीक है, वो क्वांटिटेटिव है। और क्वालिटेटिव का मतलब जिससे मनी का डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, जैसे प्रोडक्टिव से नॉन प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर मनी की सप्लाई को बढ़ाएगा। मतलब रूल एंड रेगुलेशंस बनाएंगे जिसके थ्रू मनी की सप्लाई किसी नॉन प्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव की तरफ जाने लग जाए, प्रोडक्टिव में भी इंडस्ट्रियल से एग्रीकल्चर की तरफ जाने लग जाए, या एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जाने लग जाए। इंडस्ट्रियल में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री है। तो किस डायरेक्शन में मनी की सप्लाई को, ठीक है, फ्लो करना है, ये सब डिसाइड करता है आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से। और मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव ऑल ओवर मनी सप्लाई को कम ज्यादा करेगी, और क्वालिटेटिव मनी की सप्लाई को चेंज करने की बजाय उसके डायरेक्शन को चेंज करेगी। ठीक है, ये बात याद रखिए। इसके बाद में बात करते हैं एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड, लोन देने से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज करने से रिलेटेड टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी करने का काम भी किसका है? आरबीआई का। फिर इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड टू द कॉमर्शियल बैंक। टर्म्स यूज कर लिए, ज्यादा कोई काम की चीज नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कॉमर्शियल बैंक जो होता है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक का भी एडवाइजर कौन होगा? सेंट्रल बैंक या आरबीआई। ठीक है, आरबीआई का दूसरा नाम याद रख सकते हैं मॉनेटरी अथॉरिटी। कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, यहां पर नोट कर लें। कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है उसका नाम होता है मॉनेटरी अथॉरिटी। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं देखो, इसके बाद में लिखा हुआ है कि आरबीआई हैज टू कीप इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स अंडर द कंट्रोल। इकोनॉमी के अंदर देखो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आते रहते हैं, जो भी इकोनॉमी डेवलपिंग होगी, सीधी सी बात है, डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आना स्वाभाविक है। हर साल इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है, डिफ्लेशन नहीं आएगा। जैसे हमारी इकोनॉमी है, डेवलपिंग है, ठीक है, तो हमारी कंट्री के अंदर आप देखते होंगे हर साल प्राइस बढ़ते ही है। आप ये नहीं सोचते कभी भी प्राइस लेवल कम क्यों नहीं होते। ठीक है, तो जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी होगी, पहली बात तो उसके अंदर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बढ़ रहा होगा। ठीक है, उसके अंदर एग्रीगेट डिमांड के लेवल्स इंक्रीज हो रहे होंगे, और जब एग्रीगेट डिमांड के लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो सीधी सी बात है डिमांड लेवल बढ़ेगा तो प्राइस लेवल्स भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, कंट्री के अंदर कंटिन्यूसली लोगों की, देखो डेवलपिंग है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों के एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होंगे तो इनकम लेवल्स इंक्रीज होंगे, इनकम लेवल्स इंक्रीज होंगे तो अगेन क्या होगी, लोगों की एग्रीगेट डिमांड के लेवल बढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी फिर से इन्फ्लेशन आएगा। तो अल्टीमेटली जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके अंदर इन्फ्लेशन तो आएगा, बट इन्फ्लेशन ज्यादा ना आए, इन्फ्लेशन की रेट को एक कंटिन्यूअस कंट्रोल रखने के लिए किसको यूज करते हैं अपन? आरबीआई को यूज करते हैं। और आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके ही, ठीक है, अपनी एडवाइजरी का यूज करके ही क्या करता है? इन्फ्लेशनरी कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है प्रोटेक्ट द मार्केट फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड चैनलाइज क्रेडिट इन डिजायर्ड डायरेक्शन। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्रोटेक्ट करने का काम है, ठीक है, और क्रेडिट के डायरेक्शन को डिसाइड करता है। अभी मैंने बताया था क्वालिटेटिव मेजर का यूज करके आरबीआई क्या करेगा, जो क्रेडिट्स हैं, लोन जो दिए जा रहे हैं, देखो कंट्री के अंदर मनी सप्लाई क्रिएट करने का काम दो लोगों का होता है। एक तो आरबीआई का, सीधी सी बात है, वो तो प्रिंट करके मनी जो इशू करता है तो वो मनी सप्लाई दे रहा है, और दूसरा काम किसका होता है? कॉमर्शियल बैंकों का। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक जो है वो पर्सन टू पर्सन लोन देकर क्या करते हैं? इकोनॉमी के अंदर सप्लाई क्रिएट करने का काम करते हैं। एक शॉर्ट प्रोसेस से समझा देता हूं किस तरीके से काम करता है ये। देखो, जैसे आपने 1 लाख रुपीज अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाए, ठीक है, अब बैंक क्या करेगा? इसका एक सर्टेन परसेंटेज तो अपने पास रिजर्व में रख लेगा और बाकी का किसी ना किसी अदर पर्सन को लैंडिंग कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इसने किसी अदर पर्सन को 80,000 रुपीज लैंडिंग कर दी। हाँ, वो रिजर्व रेपो रेट नहीं, रिजर्व CRR और
SLR, RBI डिसाइड करता है। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंकों के लिए ये क्या होता है, मैंडेटरी होता है, उनको अपनी टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन पार्ट एज ए रिजर्व रखना ही पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मान लो 20,000 रुपीज तो इस बैंक ने अपने पास रख लिए और 80,000 रुपीज किसको दे दिए, ठीक है, किसी अदर कस्टमर को। ठीक है, अब ये इसको कैश में नहीं देगा, ये इसके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, कर दिए। अब 80,000 रुपीज किसी कस्टमर ने विड्रॉ किए हैं, लोन लिया है तो विड्रॉ भी करेगा, विड्रॉ करेगा तो यूज लेगा, और यूज लेगा तो ये इस ए पर्सन से बी पर्सन के पास अमाउंट आ गया, और बी पर्सन से किसके पास जाएगा, सी पर्सन के पास, क्योंकि ये एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द रेवेन्यू ऑफ अदर पर्सन। सी पर्सन के पास जाएगा तो सी पर्सन अपने बैंक में डिपॉजिट करवाएगा इसको, या तो इसका एक पार्ट अपने पास कैश में रख लेगा या फिर कंप्लीट पार्ट ये अपने बैंक में जमा करवाएगा। ठीक है, तो अब दूसरे बैंक के पास कितने आ गए, 80,000। अब ये बैंक भी क्या करेगा, इसका 20% अपने पास रख लेगा, मतलब 16,000 रुपए अपने पास रखेगा। रिमेनिंग अमाउंट जो है, ठीक है, 64,000 रुपीज किसी अदर पर्सन को दे देगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, कितने लोग क्लेम कर सकते हैं बैंक से पैसे के लिए, एक कर सकता है 1 लाख के लिए। बी ने तो निकलवाई लिए, तो बी तो नहीं कर सकता, बट सी ने 80,000 रुपए बी बैंक में डाल रखे हैं तो वो भी क्लेम कर सकता है। तो टोटल मनी कितनी हो गई, 1,80,000। आरबीआई से आई कितनी दी, 1 लाख, हो गया ना। इसी तरीके से अब सी नहीं क्लेम कर सकता है, डी भी क्लेम कर सकता है। अब आप बोलोगे कैसे, मैंने क्या बोला कि जो ये एक्स बैंक है और ये वाई बैंक है, वाई बैंक ने सी का डिपॉजिट एक्सेप्ट की है तो सी जब चाहे तब मांग सकता है, और उसने ये पैसा किसको ग्रांट कर दिया, डी को। ठीक है, तो डी के अकाउंट में डिपॉजिट किए होंगे, और बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है उसको अपन डिमांड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सी भी, अगर इसने डी ने विड्रॉ कर लिए तो फिर वही बात, इसने विड्रॉ किया होगा तो किसी और को दिया होगा, और किसी को एक्सपेंडिचर किया है। तो जैसे मान लो कोई ई पर्सन के पास 64,000 गए हैं तो ये अपने बैंक में डालेगा इसको, तो ये ई पर्सन अपने बैंक से कितने की डिमांड कर सकता है, 64,000। और ये प्रोसेस क्या होगी, कंटिन्यूसली चलती जाएगी जब तक कि एडिशनल अमाउंट ऑफ लोन जो है वो जीरो ना हो जाए। समझ में आया नहीं है? तो इस तरीके से टोटल मनी सप्लाई क्या होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितनी मनी सप्लाई दी है उससे कहीं ज्यादा मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलेगी। समझ में आ गई क्या? तो रिजर्व बैंक ने तो 1 लाख रुपए तो नगद दिए थे, हाँ नहीं एक साथ कर लें तो टोटल सप्लाई तो इतनी कंसीडर होगी ना, देखो कर नहीं सकते, बट एक बात तो ये सोचो कि ये इसके पास मनी सप्लाई के अंदर अपन किस किस को काउंट करते हैं। M1 का नाम सुना होगा आपने कभी, मनी सप्लाई फर्स्ट, M2, M3, M4। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी सप्लाई के कुछ मेजर्स बना रखे हैं कि मनी सप्लाई किसको, सबसे पहली जो मनी होती है, ठीक है, उसके अंदर अपन करेंसी यूनिट प्लस डिमांड डिपॉजिट, इन दो को कंसीडर करते हैं। करेंसी यूनिट का मतलब जो लिक्विड की फॉर्म में लोग रखते हैं अपने पास, और जो लोग अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं वो भी मनी की सप्लाई है। तो अब देखो कैश में कितना पैसा आया था और लोगों के पास बैंक अकाउंटों में कितना है, 1 लाख इसने ए ने डाल रखा है, 80,000 सी ने डाल रखा है, और ई ने 64,000 डाल रखे हैं। हुए या नहीं हुए? समझ में आ गया क्या? इस तरीके से प्रोसेस चलती है ये, ठीक है। यस, आगे देखें तो इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस चीज को भी कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है, ठीक है। फिर आगे अपन बात करते हैं, ठीक है, आरबीआई के फंक्शंस। आरबीआई के फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन क्या होता है आरबीआई का, इशूइंग द करेंसी नोट्स, ठीक है। और करेंसी नोट्स को इशू करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक सिस्टम है जिसका यूज करता है, जिसको बोलते हैं एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सुना है क्या इसका नाम? कि ऐसा तो ना है कि आरबीआई जो है वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी को प्रिंट कर सकता है। अरे कागज ही तो प्रिंट करने हैं, ठीक है। रिजर्व में गोल्ड रखना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज भी रखना पड़ेगा, ठीक है। 120 करोड़ रुपीस का गोल्ड एंड 80 करोड़ रुपीस की फॉरेन एक्सचेंज रखने के बाद में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी को इशू कर सकता है। बट जितनी ज्यादा करेंसी उसके प्रोपोर्शन में डिफर होती जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। समझ में आई या नहीं आई? तो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम को यूज करते हैं करेंसी नोट्स को इशू करने के लिए। और आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अदर देन 1 रुपी कॉइन्स एंड नोट्स एंड सब्सिडरी कॉइन्स। अंडरलाइन कर लो इस बात को स्पेशली, क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है करेंसी नोट्स को और कॉइन्स को प्रिंट करना।
बट केवल 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का नोट ये कौन इशू करेगा? ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। आगे बात समझ में ना। 1 रुपये का जो नोट होता है ना उसके ऊपर फाइनेंशियल सेक्रेटरी के साइन होते हैं, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। बाकी सभी नोट के ऊपर 1 रुपए का नोट तो आज पहली बात तो देखने को ही नहीं मिलेगा। देखा है कभी 1 रुपए का आता है हरा सा नोट आता है, ठीक है। 2 का भी देखा है, लाल से रंग का तो आता है थोड़ा सा, ठीक है। तो उस करेंसी के ऊपर आपको गवर्नर के साइन नहीं मिलेंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन मिलेंगे, ठीक है। तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है 1 रुपये का कॉइन एंड नोट को इशू करना, या उससे रिलेटेड भी अदर कोई सब्सिडरी या स्मॉल वैल्यू वाले कॉइन है जैसे 25 पैसे का, 30 पैसे का, सॉरी 25 का, 50 का, ठीक है। ये प्रेजेंट में तो प्रिवलेंसी में नहीं है, बट पहले कौन करता था? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता था, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ भी है मैग्नीट्यूड ऑफ विच रिलेटिवली स्मॉल, बहुत छोटे वैल्यू वाले जो कॉइन्स हैं उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। ना वो आरबीआई करेगा। यहाँ स्पेशली बोला है ना 1 रुपी कॉइन, ओनली 1 रुपी कॉइन कौन इशू करेगा? ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट। देखना 1 रुपए का जो कॉइन आता है वो अलग ही है, ठीक है। बाकी कॉइन तो फिर भी तुम्हें वेटेड दिखेंगे थोड़े से, जबकि इंडियन गवर्नमेंट वाला 1 रुपए का जो आता है वो अलग ही लगता है, जैसे खिलौने की तरह पतला सा एकदम। उसके बाद में आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एज ए बैंकर काम करता है गवर्नमेंट के लिए। जैसे हमारे लिए हमारे बैंक काम करते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए बैंक एज ए बैंक कौन काम करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो ये याद रखना है, ट्रांजैक्ट्स ऑल द जनरल बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। बैंकिंग बिजनेस का मतलब कि गवर्नमेंट के बिहाफ में जितने भी बैंकिंग वर्क्स होते हैं, ठीक है, वो सारे काम कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। दूसरी बात क्या दे रखी है? मैनेजेस पब्लिक डेब्ट एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग लोन्स, ठीक है। गवर्नमेंट को जैसे हमें पैसे की जरूरत है तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे बैंक के पास। उसी तरीके से जब गवर्नमेंट को डेब्ट लगता है, ठीक है, या गवर्नमेंट किसी दिन डेफिसिट के अंदर आती है, तो उस दिन गवर्नमेंट किससे जाकर डेब्ट लेगी? ठीक है, आरबीआई से, या गवर्नमेंट को लोन इशू करने का काम आरबीआई का है, ठीक है। इसके बाद में क्या दे रखा है? सेल्फ ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनको सेल एंड परचेज भी करने का काम भी किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। फिर इसके बाद में बात आगे दे रखा है एडवांसेस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो लोन देता है, लोन एडवांसिंग करता है, वो किसको करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज को नहीं करता है, ठीक है। लोकल बॉडीज के लिए अदर इंस्टीट्यूट्स बना रखे हैं, ठीक है। बट स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लोन को सीक कर सकती है किससे? आरबीआई से, ठीक है। कहां पे? ए पॉइंट के अंदर, इट ट्रांजैक्ट ऑल द जनरल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इट एक्सेप्ट्स मनी ऑफ द अकाउंट ऑफ द these government and makes payment on their behalf of carries out other banking operation such as their exchange and remittances, ठीक है। अरे गवर्नमेंट के बिहाफ में ट्रांजैक्शन करने का काम करेगा। जैसे हमारे बिहाफ में अपन किसी को पेमेंट करना हो तो अपन फोन पे से पेमेंट कर देते हैं, तो हमारे बिहाफ में पेमेंट कर कौन रहा है? अल्टीमेटली हमारा बैंक ही तो कर रहा है। उसी तरीके से गवर्नमेंट के बिहाफ में जो ट्रांजैक्शन करेगा वो कौन है? सेंट्रल बैंक, ठीक है। किसी तरीके का कोई एक्सचेंज है, गवर्नमेंट ने ट्रांजैक्शन कर लिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के बिहाफ में पेमेंट कौन करेगा? उसका आरबीआई करेगा। अब गवर्नमेंट तो ना है, कहां है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की कोई बॉडी तोड़ना है, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने अपने ट्रांजैक्शंस को कमिट करवाने के लिए एक बॉडी बना रखी है, ठीक है, जिसको आरबीआई नाम देते हैं अपन, ठीक है। एक ये भी कह सकते हैं कि रेमिटांसेस का मतलब क्या होता है? रेमिटांसेस हमें फॉरेन से मिलते भी हैं और हमें फॉरेन में पेमेंट भी करने होते हैं, ठीक है। अगर हमने विदेशों की किसी सर्विस का यूज किया है तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्विसेज यूज करने के बदले में जो अपन पेमेंट कर रहे हैं वो रेमिटांस होता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट तो ना जाएगी, प्रधानमंत्री तो ना जाएगा वहां पर जाकर लो साहब ये पैसे ले लो, नहीं, गवर्नमेंट बिल इशू करेगी और उस बिल के बेस पर, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेमिटांसेस का पेमेंट करेगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये तो बता ही दिया मैंने कि स्टेट गवर्नमेंट, हाँ ये ध्यान रखना है आपको कि गवर्नमेंट को ये कितने डेज का लोन देती है? 90 डेज का लोन, ठीक है। ये डेट याद रखनी है आपको स्पेशली, ठीक है। फिर इसके बाद में एडवाइजर टू द गवर्नमेंट नॉट ओनली पॉलिसी कंसर्निंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर बट ऑल्सो द वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज इंक्लूडिंग दोज फील्ड प्लानिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है।
जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, उसका काम होता है अपनी गवर्नमेंट को एडवाइस देना, ठीक है। फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड तो एडवाइस देगा ही देगा, साथ साथ कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके यूटिलाइजेशन और मोबिलाइजेशन से रिलेटेड एडवाइजरी भी देगा। यूटिलाइजेशन का मतलब उनको काम में कैसे लेना है, मोबिलाइजेशन का मतलब उनको शिफ्ट किधर किधर करना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आता है बैंकर्स बैंक। अभी ऊपर क्या आया था, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, और अब आ रहा है बैंकर से बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब जैसे हमारे लिए हमारे बैंक काम करते हैं, वैसे बैंकों के लिए एज ए बैंक कौन काम करेगा, ठीक है। यानी कि अगर कॉमर्शियल बैंकों को अपने इंटर ट्रांजेक्शंस को कमिट करना है तो किसके थ्रू करेंगे, ठीक है, आरबीआई के थ्रू। आपने देखा होगा कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है, तो ऐसे तो ना कि दोस्ती यारी है दे देंगे, ठीक है, तू भी बैंक है मैं भी बैंक हूं, ठीक है, चोर चोर मोसेरे भाई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां पर जब कॉमर्शियल बैंक को इंटर बैंक ट्रांजेक्शन करने होंगे, एक कॉमर्शियल बैंक को दूसरे कॉमर्शियल बैंक को लेंडिंग करनी होगी या पैसा डिपॉजिट करवाना होगा, ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं, जैसे एक बैंक का चेक है दूसरे बैंक से आप विड्रॉ कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको दिया आपने अपने बैंक में लगा दिया, ठीक है, तो मेरा बैंक आपके बैंक को पे करेगा, तभी तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। तो वो आएगा किसके थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। उन ट्रांजेक्शन्स के, देखो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है पूरा, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि आरबीआई भी कैश को कैरी करके फिरता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है, एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, सभी कॉमर्शियल बैंकों के बैंक अकाउंट कहां होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। आपने रिजर्व रेशियोज का नाम सुना होगा, ठीक है, रिजर्व रेशियो का मतलब एक सर्टेन अमाउंट कॉमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट में से किसके पास डिपॉजिट करवाना होता है, आरबीआई के पास। तो वो डिपॉजिट करवाते काहे में, अपने बैंक अकाउंट में ही, तो जैसे हम हमारी सेविंग्स डिपॉजिट करवाते हैं, वैसे कॉमर्शियल बैंक अपनी अब डिपॉजिट रख, हाँ 20,000 रुपए जो रिजर्व में रख रहे थे, उसके भी दो पार्टीशन होते हैं, एक तो खुद के पास रिजर्व में रखना पड़ता है और एक आरबीआई के पास रखना पड़ता है। आरबीआई के पास जो रखेंगे उसको सीआरआर बोलेंगे और खुद के पास जो रखेगा वो एसएलआर बोलेंगे, कैश रिजर्व। आ जाएगा आगे, वेट पेशेंस रखो, ठीक है। तो इस तरीके से इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस को कमिट करने के लिए किसको मीडियम बनाते हैं, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को। दूसरी बात, कॉमर्शियल बैंकों को जब कॉमर्शियल बैंक अपने डिमांड डिपॉजिट होल्डर्स को पे करने में कैपेबल नहीं होते, तो पैसा लोन कहां से लेकर आएंगे, आरबीआई से। जैसे हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम हमारे बैंक के पास भागते हैं, वैसे बैंकों के पास पैसा नहीं होता तो वो आरबीआई के पास भागेंगे। समझ में आ गया क्या। इसी तरीके से हमें फाइनेंशियल एडवाइजरी लेनी हो, कहां पर पैसे को इन्वेस्ट करना है, ये एडवाइस लेने के लिए हम हमारे कॉमर्शियल बैंक का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कॉमर्शियल बैंक फाइनेंशियली एडवाइजरी के लिए आरबीआई का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखें यहां लिखा क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट, ठीक है, 1949, ये याद रखना है। देखो बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट तो मैंने बता ही दिया 1934, ठीक है। अब बैंकिंग कंपनीज एक्ट याद रखना है आपको, रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। हाँ सेम डेट एक रिलेट करके याद रख सकते हो, हाँ ठीक है। आरबीआई जिस दिन कन्वर्ट हुआ, जिस ईयर में कन्वर्ट हुआ, उसी ईयर कॉमर्शियल बैंकों का एक्ट आ गया था, ठीक है। आगे आपको क्या याद रखना है कि कॉमर्शियल बैंकों को फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन देता है, आरबीआई। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब उनके क्राइसिस टाइम पर लोन अवेलेबल करवाने का काम है, ठीक है। फिर उसके बाद में कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स, टाइम टू टाइम कॉमर्शियल बैंकों का इंस्पेक्शन भी करता रहता है। क्यों कि कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो किसी तरीके का स्कैम फ्रॉड ये तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो एक्चुअल बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंदर जो रेगुलेशन फॉर्मेलिटीज, ठीक है, रूल्स लिखे हुए हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करने का काम भी आरबीआई का है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के थ्रू कमिट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन का मतलब संरक्षक, अपने पास रखेगा संभाल कर, किसको, फॉरेन एक्सचेंज को। क्यों, क्योंकि आरबीआई ही डिसाइड करता है, आरबीआई के पास अवेलेबल फॉरेन एक्सचेंज जो है, ठीक है, उसका अमाउंट ही डिसाइड करता है कि हमारी कंट्री की, हमारी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमारी करेंसी की फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगी। सीधी सी बात है, हमारे पास अगर फॉरेन करेंसियां यानी कि डॉलर, ठीक है, अगर ज्यादा होगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग होगी, ठीक है। अगर हमारे पास फॉरेन करेंसीज के स्टॉक कम होंगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी। कैसे, इट्स ऑल डिपेंड ऑन डिमांड सप्लाई प्रिंसिपल, ठीक है। देखो
इस चीज को एक शॉर्ट प्रोसेस से समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास डॉलर के फॉर्म में करेंसी कम है, फॉरेन एक्सचेंज कम है, तो जब भी हम विदेशों से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विदेशों को किस फॉर्म में पेमेंट करना होगा? डॉलर के फॉर्म में। अब आप बोलोगे सर डॉलर में क्यों करूं, दूसरी करेंसी में भी तो कर सकते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, आपने एक नाम सुना होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसके, ब्रिटेन वुड्स समिट, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स समिट के अंदर क्या हुआ था, एक डीड हुई थी कि सभी करेंसीज के सेंटर में किसको रखा गया? डॉलर को, ठीक है। आप चाइना से, जैसे चाइना की जो करेंसी, सॉरी जापान की जो करेंसी है वो येन है, ठीक है। अब आप जापान से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो तो अगर आपकी कंट्री की और जापान की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों बायलैटरल ट्रेड करने के लिए, करेंसीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि मैं आपका येन के बदले में रुपए का ट्रांजैक्शन करने को रेडी हूं, ठीक है। बट अगर जापान मना कर दे कि नहीं हम तो येन से ट्रांजैक्शन, रुपी का ट्रांजैक्शन येन से नहीं करेंगे क्योंकि रुपी हमारे किसी काम का ही नहीं है, सबसे ज्यादा यूजफुल करेंसी कौन सी है फिर? डॉलर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कोई भी कंट्री जो है, ठीक है, वो कमोडिटीज के एक्सचेंजेस के बदले में क्या लेना चाहती है? डॉलर लेना चाहती है, तभी उसको सेंटर में रखा गया है, ठीक है। अब मैं जापान में जाऊंगा तो अगर ये नहीं है मेरे पास तो मैं डॉलर की फॉर्म में क्या कर सकता हूं? पेमेंट कर सकता हूं। तो इसका मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए चाहिए क्या? डॉलर, ठीक है। अगर हमारे पास डॉलर की सप्लाई कम है और हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन कर लिए, ठीक है, तो रुपी देने जाएंगे तो रुपी तो कोई लेगा नहीं, क्या चाहिए फिर अपने को? डॉलर, और डॉलर की सप्लाई अपने पास है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब हमें डॉलर परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन आने लगी। अगर हमारे पास प्लेंटी ऑफ स्टॉक होता डॉलर का तो हमें किसी से रुपी को कन्वर्ट करवाने की जरूरत थी क्या? नहीं कन्वर्ट करवाने की जरूरत थी। हमारे पास अगर लॉट ऑफ डॉलर होता तो सीधी सी बात है, जिस भी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करते तुरंत डॉलर में से उठा के पेमेंट कर देते, ठीक है। तो रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती और डॉलर की डिमांड इंक्रीज नहीं होती सॉरी, डॉलर की डिमांड इंक्रीज नहीं होती और हमारी करेंसी की वैल्यू मेंटेन रह जाती, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करो और इंपोर्ट को कम करो, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से डॉलर की सप्लाई बढ़ती है और इंपोर्ट करने से डॉलर की डिमांड बढ़ती है। तो इंपोर्ट तो करो कम और एक्सपोर्ट करो ज्यादा, ताकि कंट्री के अंदर डॉलर की सप्लाई बढ़े, अवेलेबिलिटी बढ़े, और वो डॉलर जाकर एक्यूमुलेट कहां पर होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। आगे बात समझ में? अगर आपके पास फॉरेन करेंसी है, डॉलर है, और मार्केट में आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, ठीक है, और आपके अगेंस्ट कोई अपील कर देता है तो सीधी सी बात है, ठीक है, आरबीआई आपसे जवाब मांगेगा ये करेंसी आई कहां से आपके पास, क्योंकि कंट्री के अंदर जितना भी फॉरेक्स रिजर्व है या फॉरेन करेंसी है उसका कस्टोडियन की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की। वो पैसा उसी के पास होना चाहिए, ठीक है। आप ले सकते हैं बट उसका ऑथेंटिक सोर्स और लीगल सोर्स होना चाहिए आपके पास कि मैंने वहां से लिया है, ठीक है। इसके बाद में मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी। अब फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व क्यों रखता है अपने पास? टू मेंटेन द फॉरेक्स रेट। समझ में आ गई क्या? इसके बाद में इट हैज टू इंश्योर दैट द नॉर्मल शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन ट्रेड डू नॉट इफेक्ट द एक्सचेंज रेट, ठीक है। आरबीआई का काम है कि एक सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फॉरेक्स को रिजर्व मेंटेन करना, ताकि ट्रेड के अंदर जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कभी डिमांड ज्यादा हो जाती है, कभी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, इससे फॉरेन एक्सचेंज रेट डगमगाए नहीं, ठीक है। इसके लिए सफिशिएंट डॉलर की अमाउंट कौन रखने का काम करता है? आरबीआई। ये इंश्योर करता है कि मेरे पास डॉलर सफिशिएंट अमाउंट में है, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड फ्लक्चुएशंस भी आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमारा फॉरेक्स रिजर्व आज 600 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, ठीक है, जहां 1991 के अंदर, ठीक है, हमारे पास है, ठीक है, 15 बिलियन डॉलर, 15 मिलियन डॉलर नहीं थे, ठीक है, 15 दिन का 7 बिलियन डॉलर नहीं थे हमारे पास, ठीक है, और 15 डेज का गुजारा करने के लिए भी फंड नहीं था, क्योंकि कंप्लीटली हमारी इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर डिपेंड करती थी, ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन थी, बट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने की वजह से एग्रीगेरियन प्रोडक्ट भी हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यहां तक कि गेहूं भी हमें अमेरिका से और ब्रिटेन से परचेज करने पड़ते थे, ठीक है। तो अब क्या करें भाई, डॉलर चाहिएगा और डॉलर नहीं था हमारे पास, केवल और केवल 7 बिलियन डॉलर बचा हुआ था, ठीक है। और आज हमारे पास कितना स्टॉक है? विद इन 30 ईयर, ठीक है, 600 बिलियन प्लस स्टॉक पड़ा है, ठीक है, डॉलर का। तो ये सब 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एलपीजी, उसी का क्रेडिट देती है, ठीक है। आगे देखें, बोरोज फ्रॉम द आईएमएफ। एक बात याद रखनी है कि आरबीआई को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में, तो वो कहां से बोरो कर सकता है? आईएमएफ। क्या होता है आईएमएफ?
इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसके बाद में इट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेट द एक्सचेंज कंट्रोल ऑफ द कंट्री एंड इन्फोर्सेज द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये याद रखना है। ठीक है, ये किस चीज को इन्फोर्स करता है? प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, इसके बाद में आता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का कंट्रोलर कौन है? आरबीआई। कंट्री के अंदर क्रेडिट की सप्लाई को बढ़ाना है, कम करना है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स का यूज करके ये क्या करता है? उनको कंट्रोल करता है। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाए तो भी ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि मनी की सप्लाई ज्यादा होते ही इन्फ्लेशन आ जाएगा, इनकम लेवल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, और सीधी सी बात है, अगर मनी की सप्लाई को कम कर दिया, जरूरत से ज्यादा मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर लिया, तो लोगों के पास इनकम लेवल या परचेजिंग पावर कम होगी और कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी जैसे मिजरेबल कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो एक एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मनी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई क्या करता है? क्रेडिट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द आरबीआई लाइक एनी अदर सेंट्रल बैंक पोजेस द पावर टू यूज ऑलमोस्ट ऑल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स टू क्रेडिट कंट्रोल। इसके बाद में आता है प्रमोशनल फंक्शंस। प्रमोशनल फंक्शन किसे कहते हैं? देखो यहां तक जो बताई ये तो सारे आइडियल फंक्शन है। ठीक है, जो सभी कंट्री के सेंट्रल बैंक करते हैं, हमारा आरबीआई भी करता है। ठीक है, एक है यहां पर प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शन का मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करना, बैंकिंग सिस्टम के लिए कस्टमर्स के बिलीव को मेंटेन करना, लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट्स को क्रिएट करना। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को एक्सपांड करना। ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स को एक्सपांड करना, रिमोट एरियाज में इंश्योर करना कौन कौन से बैंक होने चाहिए। कोई बैंक अगर बैंक जो है डिफॉल्टर है, ठीक है, तो उसको बैंक को टर्मिनेट करना। ये सारे बैंकिंग सिस्टम डेवलपमेंट की प्रोसेस है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फंक्शन। ऊपर जो आए हैं सारे ट्रेडिशनल फंक्शन थे, ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये प्रेजेंट फंक्शन है। ठीक है, पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम ये नहीं था कि कंट्री के बैंकों के अंदर लोगों की हैबिट बनाओ, बट आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात को प्रमोट कर रहा है कि लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट होनी चाहिए। क्यों? सीधी सी बात है, इससे आरबीआई का बर्डन कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस किसके थ्रू करोगे? कॉमर्शियल बैंकों के थ्रू। ठीक है, तो मनी सप्लाई के करने के लिए जो आरबीआई का बर्डन है, ठीक है, वो क्या होने लग जाएगा? कम। दूसरी बात, आपको हैवी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है करेंसी प्रिंट करने में। ठीक है, तो वो सीधी सी बात है, वो कॉस्ट का बर्डन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखें, आरबीआई ऑल्सो परफॉर्म द वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शन। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग बैंकिंग हैबिट्स। ठीक है, लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट को क्रिएट करना, पीपल मोबिलाइजिंग सेविंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, और लोग अपनी सेविंग्स को बैंकों में रखें, इस चीज को भी मोटिवेट करता है। और आगे, इट हैज ऑल्सो टेकन अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फाइनेंस करना, ट्रेड सेक्टर में, स्मॉल इंडस्ट्रीज में फाइनेंस करना, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? आरबीआई की, कि वो इस बात को इंश्योर करेगा कि एग्रीकल्चर वालों को, ट्रेड वालों को या स्मॉल सेक्टर वालों को, ठीक है, लोन मिलेगा कॉमर्शियल बैंकों के थ्रू। ठीक है, बट प्रेजेंट टाइम में ये बर्डन किसको ट्रांसफर कर दिया? नाबार्ड को। ये बैंक है अलग अलग, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, और सिडबी को। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा। आरबीआई का काम यह भी है कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन से रिलेटेड डाटा, डिफ्लेशन से रिलेटेड डाटा, ठीक है, टोटल मनी सप्लाई से रिलेटेड डाटा, रेपो रेट, बैंक रेट, इनसे रिलेटेड डाटा को रिलीज करना। ठीक है, इसके बाद में आरबीआई रोल्स इन बिजनेस फैसिलिटेशन। करेंसी पॉलिसी, करेंसी इशू करने का काम है किसका? आरबीआई का। तो ये फिक्स स्टेटमेंट है, ये याद रख लो। रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी में मोनेटाइजेशन करना। ठीक है, अब मोनेटाइजेशन दो तरीके के होते हैं, डिमोनेटाइजेशन और रिमोनेटाइजेशन। ठीक है, 2016 के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ था हमारी कंट्री में, सबने उसको डिमोनेटाइजेशन ही नाम दिया। ठीक है, रिमोनेटाइजेशन भी हुआ था। ठीक है, रिमोनेटाइजेशन का मतलब नई करेंसी को लॉन्च करना, और डिमोनेटाइजेशन का मतलब पुरानी करेंसी को टर्मिनेट करना। ठीक है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं मोनेटाइजेशन। ठीक है, आरबीआई ऑल्सो ओवरसीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी, फैसिलिटेट ओवरसीज द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर मान लो कि कोई बिजनेस ऐसा है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन करता है, तो उसके बिहाफ में करेंसी अवेलेबल करवाने का काम भी कौन करेगा? आरबीआई। तो फैसिलिटी दे रहा है ना। कल को किसी बिजनेस एंटरप्राइज को रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ गया विदेश से, तो विदेश वाले रुपये तो ना ले लेंगे, वो तो डॉलर मांगेंगे। ठीक है, तो वो डॉलर अवेलेबल कौन करवाएगा? आरबीआई। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट पॉलिसी। कंट्री की क्रेडिट पॉलिसी भी कौन बनाता है? आरबीआई। किस, देखो
पॉलिसीज हैव ए मेजर इंपैक्ट ऑन द चैनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग रिसोर्सेज फॉर ए बिजनेस। ठीक है, कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक की या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वही ये डिसाइड करेगी कि कॉमर्शियल बैंकों के पास डिपॉजिट कितनी आएंगी और कॉमर्शियल बैंक कितनी अमाउंट में लैंडिंग करने में कैपेबल है। ठीक है, सीधी सी बात है, हार्ड पॉलिसी बना दी तो कॉमर्शियल बैंक ज्यादा लोन रेंडर नहीं कर पाएंगे और जो बिजनेस सेक्टर है उनको वो बोरो नहीं कर पाएंगे और वो अपनी ग्रोथ और एक्सपांशन को, उनका ग्रोथ और एक्सपांशन स्टेगनेंट रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ मेजर बातें याद रखनी है। यहां पर क्या लिखा है, आगे आएगा, रुक जाओ बताऊंगा सारी चीजें। देखिए, SLR एंड CRR क्वांटिटेटिव मेजर्स। देखो क्वांटिटेटिव मेजर्स में कौन कौन से हैं, नाम याद रखने हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स में एक तो आता है बैंक रेट, बैंक रेट के बाद में दूसरा आता है, ठीक है, CRR एंड SLR, और एक आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाम सुना होगा इनका। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंकों को लोन अवेलेबल करवाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेक अवेलेबल द लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक्स। समझ में आ गया क्या? लॉन्ग टर्म के लिए, किस टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म, ये याद रखना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए जो अवेलेबल करवाता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। समझ में आ गया क्या? लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल करवाया तो बैंक रेट और शॉर्ट टर्म के लिए अवेलेबल करवाया तो रेपो रेट, याद रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में CRR, दोज अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट विच कॉमर्शियल बैंक कीप्स विद द RBI। ठीक है, सीधी सी बात है, टोटल बैंक में जितनी डिपॉजिट आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलेगा, ला उसका एक पार्ट मुझे दे दे, किस लिए, टू मेक कंट्रोल ओवर द कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कल को तुम अनलिमिटेड लैंडिंग कर दोगे, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो कहां से दूंगा मैं। ठीक है, तो RBI एक सर्टेन पार्ट अपने पास रिजर्व में रखता है ताकि कॉमर्शियल बैंकों के ऊपर कंट्रोल बना रहे। SLR का मतलब, ठीक है, कॉमर्शियल बैंकों की टोटल लिक्विड असेट्स जो होगी, या सॉरी टोटल लिक्विड असेट जो है उसका एक सर्टेन पार्ट कॉमर्शियल बैंकों को अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है, अपने पास, देमसेल्व्स। ठीक है, तो वो होता है SLR, टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड असेट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, सॉरी दैट पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड असेट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक दैट दे हैव टू बी कीप एज ए रिजर्व देमसेल्व्स। ठीक है, इसके बाद में आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कॉमर्शियल बैंकों के थ्रू RBI क्या करता है, सेल एंड परचेज करता है। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज होते हैं, उनके शेयर्स होते हैं, ठीक है, उनका सेल एंड परचेज गवर्नमेंट RBI किसके थ्रू करेगा, कॉमर्शियल बैंकों के थ्रू। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, और ये किस तरीके से काम करेगा ये आपके दे नहीं रखा है वैसे तो, पर फिर भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, दीज इफेक्ट, मैंने यही तो बताया, दीज इफेक्ट, जो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं वो किसको इफेक्ट करते हैं, अवेलेबिलिटी टू ऑल द सेक्टर्स। ठीक है, लोन की अवेलेबिलिटी डायरेक्ट क्वांटिटी को इफेक्ट करेंगे, जबकि RBI इज इन इट्स आर्मर क्वालिटेटिव मेजर टू क्रेडिट कंट्रोल थ्रू द विच इन्फ्लुएंसेस द क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू द पर्टिकुलर सेक्टर। यही तो बताया था कि किस सेक्टर में लोन देना है ये डिसाइड करता है क्वालिटेटिव से, और कितना लोन देना है कितना नहीं देना है ये डिसाइड करता है क्वांटिटेटिव से। ठीक है, इसके बाद में आगे ये टर्म आ गया बैंक रेट। बैंक रेट का दूसरा नाम होता है डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, और इसका मतलब देखो, बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI द लेंड्स द बैंक्स। समझ में आ गया क्या? इसके बाद में बैंक रेट के ही दो भाई बहन होते हैं, एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, देखो, एट द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द RBI अगेंस्ट द प्लेजिंग और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द RBI इज नोन एज रेपो रेट। आगे बात समझ में? ठीक है, इसका मतलब देखो, सीधी सी बात है कि RBI जब कॉमर्शियल बैंकों को लोन देगा तो बदले में कुछ गिरवी भी तो रखेगा, मॉर्टगेज तो रखेगा या नहीं रखेगा। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन्होंने पहले परचेज किए हैं उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को RBI के पास रख देंगे। ठीक है, एज ए मॉर्टगेज, और उसके बदले में क्या ले लेंगे, लोन ले लेंगे। तो इसको दो बातें समझ सकते हो, या तो सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू RBI मान लो,
या फिर एज ए मोर्टगेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कॉमर्शियल बैंक किसके पास रखेंगे, आरबीआई के पास, और लोन ले लेंगे, और उस लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चुका रहे हैं वो क्या है, रेपो रेट। समझ में आ गई क्या? देखो हाँ, बैंक इंटरेस्ट की पार्ट है ये कॉमर्शियल बैंक नहीं है, ये वो इंटरेस्ट है जो आरबीआई चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंकों के ऊपर लोन देने के बदले में, ठीक है। बट इसमें खास बात याद रखनी है, रेपो रेट का पूरा नाम क्या है, रीपर्चेज रेट, ठीक है। और दीज लोन्स आर फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अप टू 2 वीक्स, ये बात याद रखनी है, ठीक है। मैंने क्या ऊपर बताया था कि बैंक रेट के दो भाई बहन है, कौन है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। लॉन्ग टर्म के लिए तो बैंक रेट चार्ज होगी और शॉर्ट टर्म के लिए तो, ठीक है, रेपो रेट, और वो कितने वीक के लिए होती है, 2 वीक्स के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट डिफर फ्रॉम द बैंक रेट विद द रेस्पेक्ट टू द टाइम होरिजन, यही तो बताया मैंने, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए, ये देख लेना इसके अंदर। अब देखो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, कई बार आरबीआई को भी पैसे की जरूरत हो जाती है, क्योंकि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी तो आरबीआई प्रिंट कर नहीं सकता, पैसा कहां से आए, जो पैसा कॉमर्शियल बैंकों को दे रखा है, इकोनॉमी के अंदर इशू कर रखा है, उसको वापस कलेक्ट करो। अब इकोनॉमी वाले राजी राजी तो देंगे नहीं आरबीआई को, ठीक है, कि बेटा तू हमें देता है तब तो एज ए लोन देता है और हमसे लेगा तो फ्री पॉकेट में, नहीं, गलत बात। अब आरबीआई को बोरो करना पड़ता है किससे, कॉमर्शियल बैंकों से, जब कॉमर्शियल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिक्विड की जरूरत होती है। अब वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिक्विड की जरूरत क्यों होगी, हो सकता है ना गवर्नमेंट को डेफिसिट हो गया, अब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट को लोन अवेलेबल करवाने का काम किसका है, आरबीआई का, और आरबीआई को गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी कि मेरे को लोन अवेलेबल करवाओ, तो करवाओ। अब इसके दो एस्पेक्ट हैं, या तो वो नई करेंसी प्रिंट करके दे, अब नई करेंसी प्रिंट करके देने में प्रॉब्लम क्या है, इन इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो अब दूसरा सोर्स कहां से लाऊं, तो आरबीआई क्या करेगा, अपनी जैसे ऊपर रेपो रेट के अंदर सिक्योरिटीज ले लेता है, वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कॉमर्शियल बैंकों को देकर सेल करके उनसे पैसा ले लेगा। अब कॉमर्शियल बैंक क्या बोलेंगे, बेटा अब की बार इंटरेस्ट तू देगा, ठीक है। तो इस बार आरबीआई, मतलब आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट से, ठीक है, कॉमर्शियल बैंकों से बोरो करता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। समझ में आ गया क्या? देखो, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द आरबीआई व्हेन बैंक डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद आरबीआई फॉर द शॉर्ट पीरियड। बैंक डिपॉजिट्स देयर सरप्लस फंड, मतलब कॉमर्शियल बैंक अपने बैंक डिपॉजिट का जो सरप्लस फंड है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, कॉमर्शियल बैंक पैसा देंगे कहां से आरबीआई को, अब आरबीआई के पास जो कॉमर्शियल बैंक है उसके पास जो डिपॉजिट्स आती हैं उनका एक पार्ट तो वो आउटसाइड लेंडिंग कर देते हैं, लोगों को दे देते हैं, बट जरूरी तो ना उनके पास जितनी डिपॉजिट है वो पूरी लेंडिंग हो जाएगी, तो उसका जो सरप्लस बच जाता है ना, देखो क्या लिखा है, बैंक डिपॉजिट्स देयर सरप्लस फंड्स, आगे बात समझे, वो सरप्लस फंड जो होगा वो कॉमर्शियल बैंक किसको देंगे, आरबीआई को एज ए लोन, और उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, ठीक है। हाँ, ये भी आरबीआई, ये सारी चीजें तो आरबीआई डिसाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। कंट्री के अंदर ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि डेवलपमेंट प्रोसेस होती है, देखिए फाइनेंस इज सेड टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। कहां पर लिखा हुआ है, कहां पे, हाँ एक टर्म, हाँ अंडरलाइन तो करवाया मैंने, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब क्या है कि किस सेक्टर को लोन देना है, इसकी प्रायोरिटी को डिटरमाइन करना। आगे बात देखो, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस रिक्वायरमेंट बाय लेंडिंग स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ इट्स रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन ए पीसीएल। मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी डिसाइड करता है कि आप अपनी टोटल डिपॉजिट का या टोटल लेंडिंग का कितना पार्ट किस सेक्टर को दोगे। जैसे किसी कॉमर्शियल बैंक के पास है 100 रुपए, अब 100 में से मान लो 20% रिजर्व रेशियो चल रहा है, तो 100 में से 20 तो रिजर्व में रखेगा, 80 लैंडिंग करनी है। अब 80 का भी कितना पार्ट किसको देना है। जैसे इंडिया के अंदर अगर आप एमएसएमई सेक्टर को, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को प्रमोट कर रहे हो, तो आरबीआई डिसाइड कर देगा कि इसका 50% आपको एमएसएमई को देना है, बाकी आप चाहे किसी को भी दो, कंज्यूमर कंजप्शन पर्पस के लिए दो, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को दो, ठीक है, किसी लग्जरियस गुड्स खरीदने वाले को दो, किसी को भी दो, वट एवर डजेंट मैटर, बट 50% किसको देना है, एमएसएमई को। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ना। ये तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड होती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग।
हाँ ना ना, वो अच्छा वो तो वो है। अच्छा, बजट के अंदर ये डिसाइड करते हैं ना कि कौन से कितना टोटल बजट का जो अमाउंट है उसमें से कितना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, कितना स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, कितना लोकल बॉडीज के पास जाएगा। ये वो बजट का काम अलग है, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड होगा, पीएसएल तो। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल सिस्टम। ये तो आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको याद रखना है फाइनेंस को क्या बोलते हैं, ब्लड ऑफ बिजनेस, याद रहेगा। और एक है आरबीआई में रिगार्डेड एज द हार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, और फाइनेंशियल सिस्टम का हार्ट कौन है, आरबीआई। ठीक है, इसके बाद में आता है फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट से मैकेनिज्म। कंट्री के अंदर जो फंड ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, अब फंड ट्रांसफर कई तरीके से होते हैं। एक तो आप जो भी मोड ऑफ ट्रांजैक्शन यूज करते हैं, पेटीएम, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, कैश, ये भी फंड ट्रांसफर के सिस्टम है। और एक आप एक कंपनी से लोन लेकर दूसरे को लोन दे रहे हो, आगे बात समझ, जैसे एक से बैंक से लोन लिया और आप दूसरे का पेमेंट कर रहे हो, मतलब आपने पहले से कोई डेप्ट ले रखा था, अब उसका पेमेंट, रीपेमेंट की डेट आ गई, ठीक है, और आपके पास फंड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे से लोन लेकर इसको पेमेंट कर सकते हो ना। ठीक है, तो इसको भी क्या बोलते हैं, फंड ट्रांसफर सिस्टम। देखो क्या लिखा हुआ है, करेंसी, चेक्स एंड बिल्स एक्सचेंज, डिजिटल पेमेंट्स वुड इंक्लूड द कार्ड स्वीपिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सो ऑन। ठीक है, इसके बाद में बात आती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है, ठीक है, इसका पहली बात तो कंट्री के अंदर स्टॉक मार्केट को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए जो काम में आता है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ठीक है, रेगुलेटरी मार्केट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, बताया था ना मैंने, रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी मार्केट। ठीक है, मार्केट के क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे मैंने, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1, उसमें बताया था ना, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट, मार्केट बाय रेगुलेशन, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। अपने सराउंडिंग में ये क्या है, नॉन रेगुलेटेड, जबकि बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, ये सब क्या है, रेगुलेटेड, क्योंकि इनकी रेगुलेटरी बॉडी क्या है, फाइनेंस मार्केट की तो आरबीआई है और स्टॉक मार्केट की सेबी है। ठीक है, याद रखा को ऐसे रिलेट करके। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, सॉरी, इसका जो एक्ट आया था या इसको स्टेब्लिश किया था सेबी को कब, 12 अप्रैल 1988। ठीक है, एंड गिवन स्टेचुरी पावर, इसको गवर्नमेंट से पावर कब मिली थी, 1992 के अंदर। ठीक है, हर्षद मेहता वाला कांड के बाद में। ठीक है, उसका जो स्कैम हुआ था उसके बाद में इसको, ठीक है, गवर्नमेंट से स्टेचुरी पावर मिली थी, क्योंकि पहले ये रन तो करता था, ठीक है, पर इसके पास स्टेचुरी पावर नहीं थी कैपिटल स्टॉक मार्केट को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने की। ठीक है, और सेबी एक्ट कब आया, 1992 के अंदर। ठीक है, मतलब सेबी पहले एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम कर रहा था, ठीक है, गवर्नमेंट के अधीन नहीं आता था। ठीक है, फिर इसके लिए एक्ट बनाना पड़ा जब इसके अंदर बहुत बड़ा स्कैम हो गया, तो 1992 के अंदर इसका, ठीक है, एक्ट आया, पावर भी 1992 में मिली, जबकि स्टेब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1988। कंफ्यूज कर सकता है, आपको एक्ट याद रह गया, जैसे मान लो 1992, ठीक है, और आप सोचोगे वहां पर डेट दे देगा स्टेब्लिशमेंट की और लिख देगा 93, 94, 92, 1988, तो हो सकता है कि दिमाग में ही आ जाए यार एक्ट के बाद ही स्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, जैसे आरबीआई में हुआ था, एक्ट आया 34 में, स्टेब्लिशमेंट है 35 में, यहां पर स्टेब्लिशमेंट है 88 में और एक्ट आया 92 में। ठीक है, फिर इसके बाद में द सेबी एक्ट 1910, और इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ था, जो एक्ट आया उसका 30 जनवरी 1992 के अंदर। ठीक है, आगे, कैपिटल इश्यूज हैज बीन रिपील्ड बाय द सेबी एंड एन अथॉरिटी अंडर द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। एक बात याद रखनी है, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947, सेबी एक्ट से पहले ये एक्ट चला करता था कैपिटल स्टॉक मार्केट को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के। समझ में आ गया क्या याद रखना है कि सेबी एक्ट से पहले कौन सा था, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। ठीक है, ये एक्टों के नाम याद रख लेना यार, प्रॉब्लम कर देंगे नहीं। इसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मेन हेडक्वार्टर तो इसका मुंबई में है। ठीक है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई, इसके कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखना है। ठीक है, बांद्रा कुर्ला, ठीक है, और कहां पर है, मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी कहां है, मुंबई, पहले कहां था, कोलकाता में। ठीक है, बट इसके और भी सब हेडक्वार्टर्स हैं,
अब उनका नाम देकर पूछ सकता है कि ईस्टर्न का कहां पर है, वेस्टर्न का कहां पर है। ठीक है, तो देखो नॉर्दर्न, ईस्टर्न, साउदर्न एंड वेस्टर्न का रेस्पेक्टिवली कहां है भाई, सोच के देखो। नॉर्दर्न उत्तर में, नॉर्दर्न साइड में दिल्ली के अंदर ही होगा, सबसे बड़ी सिटी वही है। मैं आपको बोलूं ईस्ट में कहां होगा, कोलकाता के अंदर, ज्यादा सोचनी है। वेस्ट में कहां पर होगा, सॉरी ईस्ट वेस्ट, वेस्ट के अंदर कहां होगा, राजस्थान में तो कहीं है नहीं सेबी का। अब बचा कौन, बड़ा शहर वेस्टर्न के अंदर गुजरात में ही है। ठीक है, और गुजरात में सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। देख लो गलत तो ना पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सीधा याद रखने की ट्रिक है। ठीक है, और इसके बाद में नीचे की तरफ चले जाओ, सीधी सी बात है, सबसे बड़ी सिटी चेन्नई बच रही है नीचे की तरफ साउथ में। ठीक है, इसके बाद में कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, ये देखो ये याद रखना, वाज द रेगुलेटरी अथॉरिटी बिफोर द सेबी कम इनटू द एग्जिस्टेंस। अभी ऊपर बताया था ना 1947 का जो एक्ट था, क्या, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज एक्ट 1947, जो इससे पहले अथॉरिटी थी। ठीक है, इसके बाद में और तो कुछ याद रखने लायक नहीं है, ये इसका एक्ट 47 है, अप्रैल 1988 में, कुछ नहीं। चलो इसके कितना, ये बात याद रखना, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। सेबी के अंदर चेयरमैन, एक तो चेयरमैन होगा जिसको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी बात, 2 मेंबर फ्रॉम अमंगस्ट द ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर 1 मेंबर फ्रॉम द अमंगस्ट द आरबीआई। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि सेबी के अंदर आरबीआई के कितने मेंबर बैठेंगे। ठीक है, तो कितने बैठेंगे, 1 मेंबर बैठेगा। ठीक है, और उसको अपॉइंट भी कौन करेगा, नॉमिनेटेड बाई आरबीआई। समझ में आ गया क्या, आरबीआई नॉमिनेट करेगा उसको। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का तो चेयरमैन आएगा, मतलब चेयरमैन को अपॉइंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके बाद भी 4 मेंबर और कौन भेजेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो 4 नहीं 2, 2 मेंबर फ्रॉम अमंगस्ट द ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी 2 मेंबर आएंगे। ठीक है, और ये भी कब हुआ, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसमें डिसाइड हुआ था ये। समझ में आ गई क्या, हु शैल बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद में 5 अदर मेंबर्स, और भी अदर 5 मेंबर आएंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो किस सेक्टर से होंगे, जिस सेक्टर से चेयरमैन होगा। देखो कौन कौन से, सिक्योरिटी मार्केट, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आई क्या, और वो यहां होंगे। देखो ये 5 अदर मेंबर और, तो टोटल, ठीक है, गवर्नमेंट के मेंबर कितने आ गए, एक तो चेयरमैन आ गया, 2 ये रे और 5 ये रे, कितने हो गए, टोटल 8 मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड, और 1 नॉमिनेटेड होता है आरबीआई का। ठीक है, इसके बाद में फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी का काम क्या है, पहली बात तो इसके कितने ग्रुप है सेबी के, कितने लोग काम करते हैं इसमें, 3 आदमी काम करते हैं, एक तो बेचने वाले, एक खरीदने वाले और एक इंटरमीडिएटरी। याद हो गया, देखो इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर्स मतलब खरीदने वाले, और मार्केट इंटरमीडिएटरीज, याद रहेगा। इसके बाद में सेबी हैज फ्री फंक्शन रोल, इसके फंक्शन क्या क्या है, क्वासी लेजिस्लेटिव। ठीक है, सेबी ड्राफ्ट्स रेगुलेशन इन द लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। ठीक है, कि लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही इसको काम करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में क्वासी जुडिशियल, ठीक है, सेबी पासेस रूलिंग एंड ऑर्डर इन इट्स जुडिशियल कैपेसिटी। ठीक है, जुडिशियल जो कैपेसिटी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जो इसको पावर्स मिल रखी हैं, उसी कैपेसिटी में रहकर इसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो लेजिस्लेटिव कैपेसिटी याद रखना है, एक है जुडिशियल कैपेसिटी और क्वासी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सेबी कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट एक्शन इन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है, और एक इसका थर्ड फंक्शन होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इसके बाद में आता है पावर्स ऑफ सेबी। सेबी के पास पावर क्या क्या है, टू अप्रूव बाई लॉ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक्स को अप्रूवल देने का काम किसका है, सेबी का। सीधी सी बात है, किसी भी कंपनी को अपना स्टॉक बेचना है और खरीदना है तो अप्रूवल कहां से लेनी पड़ेगी, सेबी से, ये इसके पास पावर है। ठीक है, दूसरा रिक्वायर्ड टू स्टॉक एक्सचेंज एंड अमेंड देयर बाई लॉ, स्टॉक से रिलेटेड जो लॉ बने हुए हैं उनको अमेंड करने का राइट सेबी के पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखो, इट इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉल ऑफ पीरियडिकल रिटर्न्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसके पास जो जो रजिस्ट्रेशन करा गया उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का राइट सेबी के पास है। ठीक है, और उसके रिटर्न्स को चेक करने का भी, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट के हिसाब से क्या डिटरमाइन होगी, स्टॉक्स की वैल्यू। कहीं हो सकता है प्रॉफिट तुम नीचे नीचे ज्यादा कमा रहे हो,
ठीक है, दिखा रहे हो कम, स्टॉक की वैल्यू कम दिखा रखी है, इन्वेस्टर्स को लॉस मिला रखा है, ठीक है। तो सेबी के पास राइट है कि वो चेक कर सकता है कि तुम्हारे फाइनेंशियल अकाउंट क्या बोल रहे हैं और तुम कितना रिटर्न कमा रहे हो। इसके बाद में इंस्पेक्शन टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कौन हो गए? बैंक हो गए, ब्रोकरेज हो गए, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी चेक कर सकता है। यानी कि इन्वेस्टर्स की और कंपनीज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो चेक होगी, सॉरी इन्वेस्टर्स की नहीं, लिस्टेड कंपनी होगी, ठीक है। साथ साथ जो ब्रोकर कंपनियां हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक हो सकते हैं, अदर ऑथोराइज्ड ब्रोकर्स हो सकते हैं, ठीक है, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकते हैं कि तुम जो फिक्स रेट है उससे कमीशन ले रहे हो या नहीं, क्योंकि ब्रोकर्स के कमीशन डिसाइड कौन करेगा? सेबी। वो परसेंटेज डिसाइड करता है कि आपको कितना मैक्सिमम परसेंटेज ले सकते हो। कम लो तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हो ये सेबी डिसाइड करेगा बाय द लॉ, ठीक है। तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकता है, हो सकता है ना घपला कर रहे हो, ठीक है, तभी तो सेबी एक्ट बना रखा है सभी को अपने सर्विलांस में रखने के लिए, ठीक है। और इसके बाद में टू कंपेल सर्टेन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स इन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। और कंपनियों को कंपेल मजबूर कर सकता है 2 या 2 से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जैसे जनरली हमारे यहाँ 2 एक्सचेंज बोर्ड है, ठीक है, एक एनएसई और एक बीएसई, जनरली अपन इन्हीं को जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में सेबी रोल ऑफ बिजनेस फैसिलिटेशन, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि सेबी का बिजनेस फैसिलिटेशन में क्या क्या रोल है, ठीक है। सीधी सी बात है, कंपनी के स्टॉक्स को प्रमोट करता है, कंपनीज को फाइनेंशियली एडवाइस देता है, ये सब चीजें, ठीक है। उनको उनके शेयर्स को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है, ठीक है। उनके एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स और सॉरी बायर्स एंड सेलर्स के एक्सप्लॉइटेशन को कंट्रोल करने के लिए रूल बनाता है, ये सब, ठीक है, इसमें आता है। अब आता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, थोड़ी देर रेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एवरल थोड़ी देर अपन रेस्ट ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं वापस, ओके।